पृथ्वी पर जीवन की विविधता है। एक तरह से कितने विविध प्रकार का जीवन पाया जाता है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं बड़ा सिंपल शब्दों में, पारितंत्र मतलब अलग अलग जो आपके हैबिटेट है, अलग अलग जो पारितंत्र है उसमें पाए जाने वाली विविधता को कहता है ये। सेकंड कंसेप्ट है प्रजाति समानता। प्रजाति समानता में हम ये देखेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर प्रजातियां कितनी समान मात्रा में या कितनी बराबर मात्रा में बटी हुई है। आप ये देखो, बहुत सारी इंडियन सोसाइटी में ही देख लो, बहुत सारे वृक्ष या बहुत सारे पशु हमारे लिए पूजनीय है, तो है ना कल्चरल सिग्निफिकेंस। दो ही क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताए थे बच्चा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करने के। पहला तो वहां पे आपका एंडेमिज्म देखा जाएगा, सेकंड देखा जाएगा वहां पे थ्रेट कितना है। तो ये 9 कैटेगरी आपको याद रखनी है बच्चा, 9 कैटेगरी। हेलो स्टूडेंट, तो संभव सीरीज में आज का हमारा सेकंड लेक्चर है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। बायोडाइवर्सिटी पे हम बात करने वाले हैं। तो बायोडाइवर्सिटी वाला ये हमारा जो पूरा टॉपिक है बच्चा 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। आज पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक की लिस्ट में पहला टॉपिक ये है बच्चा, जैव विविधता है ना। इसकी आपको समझ में आएगा एक्चुअली हम इसको कैसे परिभाषित करते हैं। परिभाषा की बात करेंगे हम यहाँ पे। परिभाषा होगी जैव विविधता की। फिर उसके बाद हम देखेंगे जैव विविधता के स्तर देखेंगे। जैव विविधता के स्तर के बारे में हम बात करेंगे। ओके, जैव विविधता का मापन देखेंगे। जैव विविधता का मापन करेंगे, कैसे हम इसको माप सकते हैं। उसके बाद हम IUCN पे बात करेंगे, क्योंकि ये आपकी रेड डेटा लिस्ट निकालता है। IUCN की रेड डेटा लिस्ट पे हम बात करने वाले हैं। भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करने वाले हम। जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करेंगे हम। ओके, उसके बाद हम बात करने वाले हैं बच्चा, जो लास्ट टॉपिक होगा, कुछ विशेष शब्दावलियां। कुछ विशेष शब्दावलियां, ये आज का हमारा पूरा टॉपिक रहेगा। तो ये आज के टॉपिक है बच्चों, हमारे सारे के सारे टॉपिक रहेंगे। धीरे धीरे करके हम इन सबको आज कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, पूरा यूपीएससी की ये एक फ्री सीरीज है जो संभव सीरीज है। सारे विषय कराए जा रहे हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को बच्चों हमने इसमें टारगेट किया है। तो इस फ्री बैच में आप एनरोल कर सकते हैं और इसका अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कुछ और कोर्सेज के बारे में जो मैं आपको बता देता हूँ, फाउंडेशन कोर्स PW ओनली IAS के, अगर आपको 2028 को टारगेट करना है तो 29,999 है। संकल्प बैच 2027 के लिए 13,499 रुपए का। 2028 वाला जो बैच है बच्चा वो हमारा प्रारंभ बैच है। और अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए क्रैश कोर्स चाहिए शानदार, तो आप सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ले सकते हैं। 2,999 रुपए का बच्चा ये कोर्स है, ठीक है। तो संभव पे हम बात कर रहे हैं। संभव पे सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा, मैंने बोला जैव विविधता होती क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता क्या है, जिसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखो नाम में ही छिपा है बच्चों, नाम में ही छिपा हुआ है 2 शब्द है, एक है जैव और एक है विविधता। यानी कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता है। एक तरह से कितने विविध प्रकार का जीवन पाया जाता है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं बड़ा सिंपल शब्दों में, तो ये क्या है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता है ये। अब जीवन की विविधता, जीवन आप जानते हो, जीव किस किस रूप में है, या तो पेड़ पौधों के रूप में है, तो आप पेड़ पौधों के रूप में है तो आप बोलोगे पौधों की बहुत सारी
प्रजातियां होगी पेड़ पौधों की, विभिन्न प्रजातियां, पेड़ पौधों की प्रजातियां है बहुत सारी पृथ्वी पर। उसके बाद जंतुओं की है, जंतुओं की प्रजातियां है बहुत सारी पृथ्वी के ऊपर, उसमें भी आप देखने को मिल सकते और देखने को मिल सकती है आपको जैव विविधता। और सूक्ष्म जीव है बच्चा, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां आपको देखने को मिलती है पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये पृथ्वी पर जीवन की विविधता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूं, क्या है ये? जैव विविधता। ठीक है, यही है बच्चा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। एक सेकंड रुकिए बस। चलो अब बात करते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी कितने लेवल पर मिलता है बच्चा। तो बायोडाइवर्सिटी को हम 3 स्तर पर देखते हैं बच्चा। आनुवांशिक स्तर पर देखते हैं, सेकंड प्रजाति स्तर पर देखते हैं, और थर्ड हम देखते हैं पारितंत्र के स्तर पर। तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पहला क्या है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, आनुवांशिक जैव विविधता, पहली बात। सेकंड है हमारा, इसको हम बोलेंगे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सेकंड है हमारा स्पीसीज, है ना, प्रजाति विविधता, जैव विविधता हो गया, दिस इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। और जो तीसरा हुआ है बच्चा, तीसरा है हमारा पारितंत्र के स्तर पर जो हमें जैव विविधता। ठीक है, तो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, 3 लेवल पे बच्चा हम इस बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं। आप ये सोचोगे कि सर ये आनुवांशिक जैव विविधता क्या है? ओके, आनुवांशिक जैव विविधता आप ये देखो, जैसे हम इंसान हैं, देखो ना, इंसान 800 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन सारे बिल्कुल अलग अलग है बच्चा। एक जैसे दिखते हैं क्या? 5, अगर एक घर के अंदर आपने देखा होगा 5 भाई बहन भी है, सब बिल्कुल अलग दिखेंगे। ओके, तितलियां देखो, आपको रंग बिरंगी है, लेकिन हम बोल रहे तितली, लेकिन है एक ही स्पीसीज, लेकिन तितली को देखो कितनी अलग अलग उसमें आपको वैरायटी देखने को मिल रही है। तो मतलब किसी एक विशेष प्रजाति के भीतर जीन की विविधता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है बच्चा? ये किसी एक विशेष प्रजाति के अंदर जीन की विविधता, जीन की विविधता उसको दर्शाता है। एग्जाम्पल देखो आप बच्चा, है ना, तितलियों की जो आपको विविधता देखने को मिल रही है, मिलती है क्या? रंग बिरंगी, कोई लाल रंग की, कोई पीले रंग की, कोई ब्लैक कलर की, तो मिलती है ना। रंग बिरंगी आपको तितलियां देखने को मिल रही है। आप जैसे गुलाब का फूल देख लो, गुलाब का फूल भी एक ही तरह का थोड़ा ही ना है, अलग अलग तरह का है। उसमें कम से कम वो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिल जाएगा, पिंक रोज, रेड रोज, ब्लैक रोज, फलाना रोज। क्या है ये सब? अच्छा, तो ये सब के सब क्या है? इन सब के सबको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक जैव विविधता। सेम इंसान के अंदर देख लो बच्चा, सब इंसान भी एक जैसे कहां है? तो ये जो जैव विविधता है उसको हम बोलते हैं आनुवांशिक जैव विविधता। सेकंड है हमारी प्रजाति जैव विविधता। तो ये क्या है? विभिन्न प्रजातियों के बीच में जो विविधता देखने को मिल रही है, तो यानी कि विभिन्न
प्रजातियों या मैं ये कहूं या विभिन्न जीवों के बीच विविधता को दर्शाता है ये। उदाहरण देखो इसका भी, आप किसी जंगल में जाओ बच्चा, किसी जंगल में जाओ, है ना, आ जाओ हमारे राजस्थान रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जाओ, वहां आपको टाइगर भी मिलेगा, वहां आपको हिरण भी मिलेगा, ओके, वहां आपको जंगली कुत्ते भी मिलेंगे। तो यह तो एग्जाम्पल देख लो बच्चा, जैसे चीता हो गया, चीता हो गया, किसी भी उसमें भालू हो गया, ओके, हिरण हो गया, और उसके बाद वाइल्ड डॉग हो गया, जंगली कुत्ते हो गए आदि, या लकड़ भग्गा हो गया, हायना जिसको बोलते हो आप, लकड़ भग्गा आदि। ये क्या हुए? विभिन्न प्रजातियों के बीच में पाए जाने वाली जो जैव विविधता है। तीसरा है हमारा पारितंत्र जैव विविधता। पारितंत्र मतलब अलग अलग जो आपके हैबिटेट है, अलग अलग जो पारितंत्र है उसमें पाए जाने वाली विविधता को कहता है ये। अलग 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 पारितंत्र में पाई जाने वाली विविधता है ये। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल आप एक देखो, एक उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ले लो और एक आप ले लो प्रवाल पारितंत्र, दोनों में अलग अलग है या नहीं? तो एक ले लो आप जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन एवं प्रवाल भित्ति, दोनों में एक जैसी जैव विविधता थोड़ी ना मिल रही है, पारितंत्र हो गया आदि। तो ये सब हमारे क्या है? लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी के स्तर है बच्चा। अब अगर मैं कहूं बायोडाइवर्सिटी के बारे में, यहीं पे एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, एक और चीज और समझो यहां पे बच्चों। ये देखो, अगर मैं कहूं मेजरमेंट, मापन करें हम, मापन किसका? बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी को मेजर भी तो कर सकते हो ना अलग अलग तरीके से, ओके। तो हम बायोडाइवर्सिटी के मतलब मापन के अंदर आपने कई बार नाम सुना होगा बच्चा, अल्फा बायोडाइवर्सिटी, सेकंड है बीटा बायोडाइवर्सिटी, थर्ड आपने नाम सुना होगा गामा बायोडाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अल्फा बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है? अगर आप कहो अल्फा बायोडाइवर्सिटी से क्या मतलब है? अल्फा बायोडाइवर्सिटी से हमारा मतलब ये है कि किसी एक पारितंत्र के अंदर कितनी जैव विविधता है, ठीक है भाई। अगर हमने यहां अभी बात की थी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन या प्रवाल भित्ति पारितंत्र, तो इस सिंगल पारितंत्र के अंदर कितनी जैव विविधता है, ओके। तो अल्फा को क्या कह रहे हैं हम? अल्फा किसी विशेष पारितंत्र में की जैव विविधता। फिर आया बीटा बच्चा, बीटा में क्या करेंगे? दो या दो से ज्यादा पारितंत्रों के बीच में कितनी जैव विविधता देखने को मिल रही है भाई? एक पारितंत्र ये है, एक पारितंत्र ये है, इनमें कितनी जैव विविधता है, क्या कितना है मतलब? तो इन दोनों की जैव विविधता की तुलना दो या अधिक पारितंत्रों की जैव विविधता की तुलना। अब बताओ, थर्ड आया गामा। गामा कह रहा है भैया कोई बड़ा बायोम है, बायोम है बच्चा, बड़े स्तर पे है ना, कल भी हमने बायोम का जिक्र किया था, बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। कहते हैं बायोम के अंदर विभिन्न इकोसिस्टम के बीच में जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, बायोम के
विभिन्न पारितंत्रों में जैव विविधता। तो दिस इज अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा पूछ ले आपसे, आपसे वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी पूछ ले, आपसे वो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी पूछ ले, वो आपसे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी पूछ ले। ये बेसिक शब्द है बच्चा, जिसको हमने जानने की और समझने की कोशिश की। इसके बाद की कहानी हम करते हैं। एक शब्द है बच्चा स्पीसीज रिचनेस और एक है स्पीसीज इवननेस। देखो बड़े बढ़िया शब्द है। एक है स्पीसीज समानता और एक है स्पीसीज समानता मतलब प्रजाति समानता, एक है प्रजाति समृद्धता। ठीक है, या प्रचुरता। इसको मैं बोलूंगा प्रजाति प्रचुरता, इसको हम बोलेंगे प्रजाति समानता। वैसे तो अंग्रेजी के शब्द है बच्चा, हिंदी में मैं ट्रांसलेशन करके लिख रहा हूं। इंग्लिश में ही याद रखेंगे, अपने को भी इंग्लिश में याद रखना। हिंदी में यूपीएससी क्या ट्रांसलेट करके लिख दे अपने को नहीं पता। कहता है प्रजाति रिचनेस, कहता है कोई एक इकोसिस्टम है बच्चा, कोई एक क्षेत्र है ना। कह रहे उस क्षेत्र में कितने विभिन्न प्रकार की जीव प्रजातियां आपको देखने को मिल रही है। किसी पारितंत्र में कितनी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। जितनी अधिक प्रजातियां उतना अधिक रिचनेस। जितनी अधिक प्रजातियां उतनी अधिक रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझो बच्चा। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं यहां आपको। भाई एक जंगल ले लेते हैं ना। एक जंगल ए है, एक जंगल बी है ना। एक फॉरेस्ट ए है और एक लेते हैं फॉरेस्ट बी। समझने की कोशिश करो बच्चा इसका, है ना, रटते नहीं है। फॉरेस्ट ए के अंदर हमने बोला पेड़ पौधों की 4 विभिन्न प्रजातियां हैं। ठीक है, यहां पे हमने क्या बोला, पेड़ पौधों की 4 विभिन्न प्रजातियां। पेड़ पौधों की 4 विभिन्न प्रजातियां मिल रही है आपको। अब ये सेकंड है बच्चा फॉरेस्ट बी। यहां मैं कहता हूं दूसरा जंगल है कोई, यहां हम कहेंगे पेड़ पौधों की 15 विभिन्न प्रजातियां हैं। तो कहां ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे मिल रहे हैं? ऑब्वियसली सी बात है, बी में 15 अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिल रहे हैं, यहां पे 4 ही मिल रहे हैं। इसका मतलब हमने क्या कहा, जितनी ज्यादा प्रजाति उतनी ज्यादा स्पीसीज रिचनेस। तो क्या होगा, फॉरेस्ट बी का क्या है, रिचनेस ज्यादा है, रिचनेस अधिक है इसका। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। ओके, तो रिचनेस ऑफ फॉरेस्ट बी किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है। तो अगर मैं कहूं बी का रिचनेस ए से ज्यादा है, ये हो गया। सेकंड मैं कहता हूं, आप देखो सेकंड कंसेप्ट है प्रजाति समानता। प्रजाति समानता में हम ये देखेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर प्रजातियां कितनी समान मात्रा में या कितनी बराबर मात्रा में बटी हुई है ना। किसी पारितंत्र में प्रजातियां कितनी समान मात्रा में या बराबरी में, कितनी बराबरी में या समान मात्रा में बटी हुई है।
बटी हुई है। ठीक है, फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको भी उदाहरण के जरिए समझते हैं। हमने कहा एक है फॉरेस्ट ए, एक है हमारे पास फॉरेस्ट बी। फॉरेस्ट ए फॉरेस्ट बी का कंपैरिजन करते हैं। हम कहते हैं फॉरेस्ट ए के अंदर पेड़ पौधों की 4 प्रजातियां हैं और हर प्रजाति के 25-25 पेड़ है। समझ गए? यानी कि 4 अलग अलग प्रजातियां हैं। हम मान लिया ए बी सी डी 4 अलग प्रजातियां हैं, हर किसी के ही 25-25 पेड़ है वहां पे। तो 100 में से क्या हो गया, 25-25 पेड़ है, इसका मतलब कितने हैं, टोटल 100 आपके वहां पे पेड़ है और हर प्रजाति के 25 25 25 25 ऐसे पेड़ है। अब मैं कहता हूं दूसरा हमारे पास दूसरा है फॉरेस्ट बी, इसके अंदर भी पेड़ पौधों की 4 प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की 4 प्रजातियां हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने वहां पे माना ए पेड़ है, बी है, सी है और डी है, लेकिन ए के वहां पे 80 है, बी के वहां पे 10 पेड़ है, सी के वहां पे 7 पेड़ है और डी के वहां पे 3 पेड़ है। यहां पे क्या थे, ए के 25, बी के भी 25, सी के भी 25 और डी के भी 25। यहां पे क्या है, 80 10 90 97 और 300 हो गए। 100 इधर भी है, 100 इधर भी है, लेकिन यहां देखो, यहां जो 100 है सबके बराबर बराबर है और यहां पे क्या है, इस ए के ज्यादा है, बी के कम, सी के और कम, डी के और कम। तो अगर मैं कहूं स्पीसीज इवननेस, समानता कहां ज्यादा देखने को मिल रही है, यहां पे। तो यहां पे क्या है, इवननेस की अगर मैं बात करूं, स्पीसीज इवननेस की बात अगर हम करें, तो ए की इवननेस किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है। इवननेस के मामले में ए बी से ज्यादा बेहतर है। बोलो ओके, तो आप इसको ऐसे समझ लेना। तो हम क्या लिखेंगे, ए की इवननेस अधिक है। ओके, ये लो बच्चा, ये तरीका हो गया हमारा स्पीसीज रिचनेस का और स्पीसीज इवननेस का। बोलो याद रह जाएगा आप लोगों को या नहीं, बताओ बच्चों, सिंपल सी बात है। कल हमने बोला था इकोलॉजी बेसिकली बच्चा है क्या, इकोलॉजी में हम यही तो स्टडी कर रहे हैं, पेड़ पौधों है ना, या विभिन्न जीवों का आपसी संबंध, उनके वातावरण के साथ संबंध। तो उन संबंधों को कैसे समझेंगे, ये ऐसे ऐसे कुछ आपकी अच्छे कंसेप्ट आएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। फिर अल्फा बीटा गामा तो मैंने आपको बता ही दिया, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी को अब बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज ये आपकी ऑलरेडी डन हो चुकी है। ठीक है, इसको तो मैं हटा देता हूं। चलो नेक्स्ट आता है हमारा जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता क्यों जरूरी है, आप बताइए, जीवन की विविधता या जीवों की यह विविधता क्यों आवश्यक है। देखो, कोई भी पारितंत्र का स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य का संकेतक है। ये क्या है बच्चा, पारितंत्र के पहली बात, उत्पादकता में वृद्धि होती है, उत्पादकता में वृद्धि है इससे, है ना। उसके बाद आपका जो बच्चा पारितंत्र की उत्पादकता में वृद्धि हो गई, जैव विविधता है। अब जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी, है ना, आपका पारितंत्र है वो ज्यादा रेजिलियंट होगा बच्चा, रेजिलियंट होगा। समझो, सपोज करो कोई एक पारितंत्र था, वहां पे एक ही जैसे पेड़ थे और कोई एक विशेष रोग आया जो उस पेड़ को प्रभावित करता था, तो क्या होगा, सारे पेड़ ही खत्म हो गए। लेकिन अगर वहां अलग अलग प्रजातियों के वृक्ष होते तो क्या होगा, वो कीट सबको एक साथ
इक्वली इफेक्ट नहीं करता ना, तो कुछ बच जाते, तो वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता, बच जाता। तो हम क्या कहते हैं, आपके पारितंत्र की स्थिरता है ना, पारितंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देता है, पारितंत्र की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, स्थिरता में वृद्धि हो सकती है। उसके बाद आप एक चीज कल हमने देखे थे, हमने बहुत सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स देखे थे ना, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, कल हमने बात करी थी। तो उन चक्रों का जो क्रियान्वयन हो रहा है उसमें आपकी जैव विविधता रोल प्ले करती है। तो पोषण चक्रों के क्रियान्वयन में मदद, ओके। बहुत सारे आपको संसाधन भी मिलते हैं बच्चा, विभिन्न संसाधनों की प्राप्ति होती है आपको, संसाधनों की प्राप्ति होती है। संसाधन कैसे होते हैं भाई, आप या तो आप वहां से खाद्य संसाधन प्राप्त कर रहे हो, या आप औषधीय संसाधन प्राप्त कर रहे हो, इसकी प्राप्ति हो रही है या नहीं, ओके। आप एक बताओ, मृदा एवं जल संसाधन, इसके बच्चा संरक्षण में मदद प्रदान करते हैं बच्चा ये, ओके। सॉइल फॉर्मेशन में आपका बायोडायवर्सिटी का रोल है, जल को शुद्धिकरण करने में बायोडायवर्सिटी का रोल है, बताओ है या नहीं। उसके बाद बच्चा सांस्कृतिक एवं मनोरंजन मूल्य है, इनका मनोरंजन मूल्य है बच्चा, है नहीं। आप ये देखो, बहुत सारी इंडियन सोसाइटी में ही देख लो, बहुत सारे वृक्ष या बहुत सारे पशु हमारे लिए पूजनीय है, तो है ना कल्चरल सिग्निफिकेंस। और हम जो मनोरंजन मूल्य क्या है, आप एक चीज देख लो, मनोरंजन से ज्यादा अच्छा है मैं यहाँ पे पर्यटन मूल्य लिख देता हूं, है ना, आपको ज्यादा रिलेट होगा, आपको अच्छा लगता है पर्यटन मूल्य। टूरिज्म के लिए आप नेचुरल साइट्स को पसंद करते हो, प्रेफर करते हो, बोलते हो चलो कभी हिमालय चले, कभी कोस्टल एरिया चले, तो वहां की क्या है बच्चा, बायोडायवर्सिटी, उस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी भी आपको क्या करती है, एक आनंदित या एक आनंद प्रदान करती है, उसका अपना एक मनोरंजन मूल्य है, टूरिज्म का मूल्य है। उसके बाद आप एक चीज देखो, बहुत सारे क्लाइमेट रेगुलेशन के अंदर जलवायु को विनियमित करने में हेल्प करती है, जलवायु विनियमन में कैसे, आप एक चीज देखो, हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफोरेस्टेशन मत करो, पेड़ पौधों को मत काटो, ये इंपॉर्टेंट है ना, लड़ेंगे कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, बोलते हो ना ये सारी चीजें, आप बोलो। फिर उसके बाद ये प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करता है, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर है, बाढ़ है, सूखा है, सुनामी है, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, आपदाओं से सुरक्षा आदि, ओके। तो ये सारी चीजें हो गई बच्चा। तो जैव विविधता का महत्व क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट होती है बच्चा बायोडायवर्सिटी। फिर आपने एक इंडेक्स के बारे में कभी सुना होगा, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, कई बार आ सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। क्या होता है ये सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, इसका उपयोग बेसिकली बच्चा किसी आवास की जैविक विविधता को मापने के लिए किया जाता है। कई बार पूछ लिया जाए कि सिम्पसन इंडेक्स का इस्तेमाल किस में किया जाता है, डाइवर्सिटी हटा देगा यूपीएससी,
सिम्पसन इंडेक्स, आपको लगेगा इकोनॉमी का होगा भैया, ठीक है ना, हेल्थ का होगा, कुछ और होगा। तो बेसिकली बायोडायवर्सिटी को मेजर करने के लिए होता है। इसमें कहते हैं अगर किसी का वैल्यू 0 है और किसी का वैल्यू 1 है, समझो अगर सूचकांक में किसी भी क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी को 0 वैल्यू किया गया है, इसका मतलब है वह अनंत विविधता को दर्शाता है। और अगर वो 1 आ रहा है इसके अंदर किसी क्षेत्र का वैल्यू, तो ये क्या कहता है, एक प्रजाति को दर्शाता है जो उस परिदृश्य पे हावी है और कोई जैव विविधता नहीं है। तो सिम्पसन डायवर्सिटी इंडेक्स के अंदर अगर किसी हैबिटेट को या इकोसिस्टम को 1 का वैल्यू मिला है, इसका मतलब वहां सिंगल जीव है, और अगर 0 है यानी कि इनफाइनाइट बोल रहे हैं, बहुत सारे हैं वहां पे। तो अगर कभी आ जाए तो इसको भी याद रखना। फिर कई बार आपने नाम सुना होगा बच्चा, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं। ओके, बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट है यानी कि ऐसे ये जैव भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है और उनके समक्ष कोई ना कोई खतरा है, तब हम उनको दर्जा दे देते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का। तो कहते हैं एक ऐसा बायोजोग्राफिकल रीजन है जो कि जैव विविधता के महत्वपूर्ण भंडार है और खतरे में है। याद रखना, उनके समक्ष कोई ना कोई खतरा है, यानी कि ऐसे क्षेत्र है ये जो जैव विविधता से समृद्ध है और मानवीय गतिविधियों के कारण वहां पे क्या है, खतरा देखने को मिल रहा है उनको, और उच्च स्तर की वहां पे स्थानिक प्रजातियां भी पाई जाती है। स्थानिक प्रजातियां मतलब जो उस क्षेत्र के मूल निवासी है, कहीं बाहर से नहीं आए, पहले से वहीं पे रह रहे थे वो। तो ये हुआ आपका उच्च स्तर की स्थानीय प्रजातियां मिलती है, मानवीय गतिविधियों के कारण वो क्षेत्र खतरे में है। तो ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट आया कहां से, कई बार इस तरह के फैक्चुअल चीजों पे वो परेशान कर सकते हैं आपको। कहते हैं 1988 के अंदर पहली बार नॉर्मन मेयर्स ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। ओके, फिर 1989 के अंतर्गत एक कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम से संस्था है, इसने क्या किया बच्चा, 1989 में मेयर्स के हॉटस्पॉट को अपने संस्थागत ब्लूप्रिंट के रूप में अपना लिया। और फिर 1999 10 साल बाद इसी कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने एक गहन मूल्यांकन किया और दुनिया के जैव विविधता हॉटस्पॉट को नामित करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित कर दिए। सपोज करो अभी दुनिया में जैसे बहुत सारे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैसे इंडिया में भी आपने सुना होगा, इंडिया के अंदर 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो निर्धारण कैसे करेंगे, तो उसके लिए मात्रात्मक मानदंड अपनाए हैं। कौन कर रहा है सारा काम, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो ये संस्था आपके लिए बच्चा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गई, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गई। कई बार हम बोल तो देते हैं हाँ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इंडिया में भी 4 है, कौन निर्धारित कर रहा है उनको, कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा किया जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, ये संगठन है बच्चा, अमेरिका का एक नॉन प्रॉफिट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1987 में लोगों के लाभ के लिए प्रकृति की रक्षा, उद्देश्य क्या है, हमें ही बेनिफिट मिलेगा अगर हम बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं तो। ओके, तो अब तक इसने कितना किया है बच्चा, इसने अराउंड 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया है इसमें। ओके, तो कौन कौन से है वो हॉटस्पॉट और कैसे उनको निर्धारित किया जाता है, इसके लिए इसने 2 मेजर क्राइटेरिया यूज किए बच्चा, 2 प्रमुख मानदंडों को यूज किया है। पहला मानदंड यूज किया है इसने एंडेमिज्म, मतलब स्थानिकता। अब दूसरा है वहां पे खतरे का स्तर कितना है। 2 क्राइटेरिया, पहला क्या कह रहा है, स्थानिकता कितनी है। स्थानिकता से उसका जो मतलब क्या कह रहा है कि कम से कम 1500 वेस्कुलर प्लांट वहां पे स्थानिक होने चाहिए, ठीक है, यानी कि वो 0.5% ऑफ टोटल वर्ल्ड टोटल का होना चाहिए वो दुनिया के, मतलब वो जो प्लांट है कह रहे कम से कम 1500 संवहनीय पौधे वहां पे स्थानिक होने चाहिए। इससे कम होंगे तो आपको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा नहीं देंगे। और यानी इसमें पौधों की ऐसी प्रजातियों का उच्च प्रतिशत होना चाहिए जो ग्रह पर कहीं और नहीं पाई जाती, और पूरे पृथ्वी पर पाए जाने वाली उन पौधों की प्रजातियों की क्या कह रहा है वो
एक हाई परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता हो। सेकंड कहता है खतरा, वहां पे खतरा कितना है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर हमने दो बातें ही की थी। पहला, वहां पे उच्च स्तर की बायोडायवर्सिटी देखने को मिल रही है, दूसरा वहां पे खतरा भी है, इसलिए हम उसको हॉटस्पॉट के रूप में हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो खतरे का उसने क्या क्राइटेरिया बनाया, अपने मूल प्राकृतिक वनस्पति का 70% या उससे अधिक हिस्सा उसने खो दिया हो। समझ गए? पहले वहां जितनी नेचुरल वेजिटेशन मिल रही थी उसका 70% या उससे ज्यादा नष्ट हो चुका है, केवल 30% के आसपास ही बचा है। दूसरे शब्दों में अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का केवल 30% या उससे कम हिस्सा ही वहां पे अवेलेबल है। यह है बच्चा पूरी कहानी इसकी। बोलो। तो योग्यता के मानदंड ये है। तो ये अंग्रेजी का था बेसिकली, उसको फिर मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, कंजर्वेशन इंटरनेशनल की वेबसाइट से ही लेके आए हैं आपके लिए। अब पूरी दुनिया के अंदर टोटल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, टोटल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं वो हमने देख लिया अभी। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो, तो 36 है बच्चा। तो 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इनमें से ज्यादातर उष्ण कटिबंधीय जंगलों में पाए जा रहे हैं। उष्ण कटिबंध समझ गया ना बच्चा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का उष्ण 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच का क्षेत्र जो है। कारण क्या है? उच्च जैव विविधता के लिए बच्चा वर्षा और तापमान, वर्षा व तापमान महत्वपूर्ण कारक है, ये दोनों महत्वपूर्ण। अन्य कारक भी है, वहां की मृदा भी होगी, ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन दो फैक्टर काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही आपको उच्च तापमान और उच्च वर्षा देखने को मिलती है। तो 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच में। ये पृथ्वी के केवल 2.3% हिस्से को दर्शाते हैं, टोटल जितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। लेकिन दुनिया की 50% स्थानीय है ना वनस्पति प्रजातियां और लगभग 43% पक्षी, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर है ना, इनकी प्रजातियां स्थानिक प्रजातियों के रूप में यहां पर पाई जाती है। दो ही क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताए थे बच्चा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करने के। पहला तो वहां पे आपका एंडेमिज्म देखा जाएगा, सेकंड देखा जाएगा वहां पे थ्रेट कितना है। इस आधार पे एक पूरा वर्ल्ड मैप प्रस्तुत किया गया बच्चा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का। तो आप देख लो इस वर्ल्ड मैप को, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, आपको देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, यस। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, यस। यहां पे साउथ अमेरिका के अंदर भी देख लो, ये एंडीज हो गया बच्चा, ये वाला पूरा क्षेत्र देख लो, ये भी एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यूरोप को देख लो बच्चा, ये सब क्षेत्र बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में आ रहे हैं। ये अफ्रीका भी देख लो, यहाँ पे अफ्रीका के ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एशिया देख लो पूरा, इधर ऑस्ट्रेलिया देख लो, यहाँ अंटार्कटिका पे आपको पता है लाइफ नहीं है। तो ऑलमोस्ट आपके 6 कॉन्टिनेंट्स पर फैले हुए, 6 महाद्वीपों पर 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट फैले हुए हैं। हमारा टारगेट है हमारे इंडिया को भी जानना, हमारे भारत की क्या कहानी है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा है आपका। तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पहला कंजर्वेशन इंटरनेशनल की वेबसाइट का ही पूरा ऑथेंटिक सोर्स है बच्चा, ऐसा नहीं है गूगल किया हुआ सोर्स नहीं है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल की वेबसाइट पे ही जो जो दिया हुआ है वो आपको सब लाके दिया जा रहा है। पहला हिमालय का नाम, सेकंड है पश्चिमी घाट और श्रीलंका, ओके, फिर है इंडो बर्मा और फिर है सुंडालैंड। ये 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। चारों की बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, चारों के बारे में जान लेते हैं बच्चा। हिमालय क्या कहता है, देखो हिमालय के बारे में किस किस की क्या क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। इसमें कहता है संपूर्ण भारतीय हिमालयी क्षेत्र और पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में पड़ने वाले क्षेत्र, इनको भी शामिल किया है इसने हिमालय के अंदर, ओके। सेकंड है इंडो बर्मा। व्हाट इज इंडो बर्मा क्षेत्र, कहता है इसमें असम और अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान को, निकोबार नहीं बच्चा, असम को और अंडमान द्वीप समूह को छोड़कर, असम को छोड़ दो और किसको छोड़ दो,
अंडमान को, निकोबार की बात नहीं करना, अंडमान, अंडमान निकोबार में अंडमान नॉर्थ वाला जो है पूरा उत्तर पूर्वी भारत है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है और दक्षिणी चीन का क्षेत्र शामिल है। लेकिन असम शामिल नहीं है। दूसरा क्या शामिल नहीं है? अंडमान शामिल नहीं है। फिर पश्चिमी घाट और श्रीलंका की बात कहते हैं, पूरा पश्चिमी घाट है और श्रीलंका इसके अंदर शामिल है। फिर कहता है सुंडा लैंड, इसमें निकोबार, देखो निकोबार इंडो बर्मा वाले में नहीं है, निकोबार किस में है? सुंडा लैंड में। इसमें कहता है निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस शामिल है। 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यूपीएससी क्या करेगा? मैच दी फॉलोइंग में करेगा। क्या करेगा? इंडो बर्मा वाले के सामने क्या लिख देगा? निकोबार भी लिख देगा। निकोबार नहीं है, अंडमान है। इसलिए लैंग्वेज को काफी गहराई से समझने की कोशिश करना आप सभी लोग, ओके। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द बायोडायवर्सिटी यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था बच्चा साल 2010 के अंदर, ठीक है, ओके। और स्लोगन क्या था? बायोडायवर्सिटी इज लाइफ, बायोडायवर्सिटी इज आवर लाइफ। इस स्लोगन को याद कर लेना, कई बार आ जाता है। फिर सेकंड, आपने कई बार सुना होगा एक रेड डेटा लिस्ट के बारे में सुना होगा कि दुनिया में जो बहुत सारे खतरे में जीव होते हैं जिनके अस्तित्व को संकट होता है, उनको हम विशेष कैटेगरी में डाल के उनको संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करते हैं और प्रयास बढ़ाते हैं। तो उस संदर्भ में IUCN बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो IUCN बच्चा ये देख लो, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये पूरा नाम है इसका। 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी बच्चा, 1948 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था इसका नाम था IUPN, ठीक है, ओके। बाद में इसका नाम IUCN हो गया बच्चा। 1956 में इसका नाम बदला गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कर दिया गया। कई बार इसके नाम की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, स्टेट सर्विस में पूछ लेगा। तो पूरा नाम याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बहुत सारे बच्चे सिर्फ यही तक याद करते हैं इसको। नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स पूरा है इसका ये नाम। मुख्यालय कहां पे है इसका? स्विट्जरलैंड के अंदर ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। बेसिकली एक एनजीओ है बच्चा, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या काम कर रहा है? प्रकृति का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग। ये शब्द बड़ा अच्छे से याद रखना। क्या बोल रहा है? सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल यूज की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल यूज का मतलब ये नहीं होता बच्चा कि आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। देखो, हम भी प्रकृति का हिस्सा है, इंसान, हमारे लिए भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है। लेकिन वो क्या कहता है? इस्तेमाल करो, लेकिन सस्टेनेबल करो, सतत रूप से करो। ऐसा मत करो कि वो नष्ट हो जाए। आप ही नहीं है, बाकी सारी प्रजातियां भी है और भविष्य में हमारी भी पीढ़ियां आएगी बच्चा। तो ये इकोसिस्टम और ये जो एनवायरनमेंट है सबके लिए है। तो वो स्टेटमेंट में देगा कि यह मानवीय उपयोग को प्रतिबंधित करता है। नहीं, क्यों करेगा भाई? करेंगे हम भी। ये एक रेड लिस्ट जारी करता है, आप जानते हो, उसको कंपाइल करता है और प्रकाशित करने के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसको कई बार आप रेड डेटा लिस्ट भी के रूप में भी जानते हो बच्चा, है ना। तो दुनिया भर में प्रजातियों की संरक्षण की स्थिति का आकलन करता है। तो एक किताब है बेसिकली, उस किताब में अलग अलग प्रजातियों की क्या स्थिति है, उनको क्या खतरा है, उन सब के बारे में ये बात करता है। बताओ। ठीक है, ओके, ठीक है। दैट्स ग्रेट। तो इस किताब के अंदर बेसिकली क्या है उसके बारे में बात करेंगे। यहां पे कुछ शब्द है जहां यूपीएससी आपको फंसाएगा। कहता है ये वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करता है। दो चीजें है बच्चा, एक तो क्या कहता है? वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, दूसरा क्या करे?
वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करता है। तो वैश्विक स्तर पर समर्थन कर रहा है, ये खुद नहीं कर रहा, वैश्विक स्तर पर बहुत सारे रीजनल प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए, किसके, प्रजातियों के संरक्षण की नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए सरकारों को, गैर सरकारी संगठनों को, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को, कंपनियों को और स्थानीय समुदायों को एक साथ लेके आता है। समझ गए? खुद अनुसंधान नहीं कर रहा, खुद कोई नीति भी नहीं बना रहा, ये क्या कर रहा है, देशों को क्या करता है, आओ भाई करो, कुछ आप लोग करो, ठीक है, ओके। IUCN सदस्य में राज्य और गैर सरकारी दोनों संगठन शामिल हो सकते हैं। यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि IUCN के मेंबर्स में केवल कंट्रीज हो सकती है, ये नहीं, कंट्रीज भी हो सकती है और एनजीओज भी हो सकते हैं। संरक्षण और विकास चुनौतियों का व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए सरकारों को, गैर सरकारी संगठनों को, वैज्ञानिकों को, व्यापार और स्थानीय समुदायों के लिए एक तटस्थ मंच देता है। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि भैया पर्यावरण बड़ा मुद्दा है, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जाना जरूरी है, आओ सब मिलके काम करते हैं। ये खुद कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता, समर्थन जरूर करता है, देशों को नीतियां बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, सरकारों को भी लेके आता है, एनजीओस को भी लेके आता है। तो कहता है आओ चलो मिलके बचाए इस पृथ्वी को और इसके रिसोर्सेज को। किन किन क्षेत्रों में काम करता है अब देख लो, ये जैव विविधता के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, स्थायी ऊर्जा, उसके बाद मानव भलाई और ग्रीन इकोनॉमीज, इन सारे फील्ड में काम करता है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं बच्चा, इन सब का संबंध प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों से है। नेक्स्ट देख लो, तो इसने एक रेड डेटा लिस्ट या रेड डेटा बुक, ऐसे बहुत सारे नाम है इसके, है ना, आम बहुत सारे प्रचलित नाम है, तो उन नामों से मत घबराना, है ना। IUCN रेड लिस्ट, IUCN रेड डेटा लिस्ट, IUCN का जो रेड बुक है, बहुत सारे नाम है इसके। इसलिए शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था इसको अलग अलग नामों से जान रहे बच्चा, है ना। IUCN रेड लिस्ट, रेड डेटा लिस्ट, बहुत सारे नाम है इसके। ये देखो रेड डेटा लिस्ट, बहुत सारे, रेड लिस्ट आ गया, कुछ भी हो उससे आपको घबराना नहीं है कि सर ये तो नाम कुछ अलग देखने को मिल रहा है, कुछ नहीं है, बात कहानी एक ही है। ये लिस्ट क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। कहते हैं 1964 से, देखो ये तो 1948 में बन गया था, 48 के बाद 1964, 16 साल बाद, है ना। इसने क्या किया, एक संकटग्रस्त प्रजातियों की एक IUCN रेड लिस्ट है। उस लिस्ट में क्या बता रहा है कि जो जैविक प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति की दुनिया की सबसे व्यापक सूची है। ये बताता है कि यार किसको कितना खतरा है, किन प्रजातियों को, और खतरे के हिसाब से फिर ये उनको कैटेगराइज करता है कि इसको बहुत ज्यादा खतरा है, इसको कम खतरा है, इसको ज्यादा खतरा है, अभी खतरा नहीं, भविष्य में खतरा हो सकता है। तो क्या कर रहा है उसका बच्चा, ये कंपाइलेशन कर रहा है बच्चा, है ना। एक पूरी लिस्ट है। तो जब ये रेड लिस्ट पर चर्चा करते समय एक कई बार आपने नाम सुना होगा थ्रेटन्ड, कहते हैं ये थ्रेटन्ड कैटेगरी है। थ्रेटन्ड का जब आप नाम सुनते हो तो थ्रेटन्ड के अंदर 3 शब्द शामिल होते हैं बच्चा। थ्रेटन्ड के अंदर होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, थ्रेटन्ड के अंदर होता है एंडेंजर्ड, और फिर होता है वल्नरेबल। 3 कैटेगरी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। तो ये पूरा इसने बताया है कि किस तरीके से प्रजातियों को खतरे है और खतरे वाले प्रजातियों को हम थ्रेटन्ड वाले उसमें डालते हैं। ओके, फिर कहता है ये जो बुक होती है इसके अंदर कलरफुल पन्ने होते हैं। कुछ पन्ने होते हैं बच्चा पिंक पेजेस, पिंक कलर के। तो उन पिंक कलर के पन्नों में हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों को शामिल किया है, और कहते हैं लगातार ऐसी प्रजातियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर कहते हैं कुछ ग्रीन कलर के पेजेस है इस बुक के अंदर। तो इसमें क्या कह रहा है, उन प्रजातियों को रखा जो पहले खतरे में थी, लेकिन अब मानवीय प्रयासों से वो क्या हो गए, खतरे से बाहर आ गई है। एक बिंदु कहते हैं वो पहले एंडेंजर्ड थी, लेकिन अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है कि अब उनको कोई विशेष खतरा
नहीं है। तो आपके मन में चल रहा होगा सर जी पूरी लिस्ट बताओ, तो ये देख लो बच्चा, पूरी लिस्ट इसके अंदर आपने कैटेगरी की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैटेगरी में डिवाइड किया। इन 9 में थे मैंने 9 में से मैंने आपको बताया था 3 है हमारी थ्रेटन्ड कैटेगरी, खतरा वाले को हमने 3 उसमें डाला है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। थ्रेटन्ड जब भी शब्द इस्तेमाल होगा, है ना, थ्रेटन्ड, तो ये 3 अलग अलग इसमें कैटेगरी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। इधर और है नॉट इवैल्यूएटेड, अभी कोई आकलन नहीं किया उस स्पीसीज को लेके। फिर है डेटा डेफिशिएंट, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। उसके बाद है लीस्ट कंसर्न, अभी उतना चिंता वाली बात नहीं है, ये कहता है खतरे के निकट आ गया, क्योंकि थ्रेटन्ड कैटेगरी है ना, तो नियर थ्रेटन्ड है, अब थ्रेटन्ड कैटेगरी में आ जाएगा अगर हमने ध्यान नहीं रखा। फिर वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो गया। फिर ये कहता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, जंगलों में अब नहीं मिलता, कहीं चिड़ियाघर वगैरह में होगा तो मिलेगा वो जीव। और फिर कहते हैं एक्सटिंक्ट, यानी कि वो विलुप्त हो चुका, अब इस धरती पे नहीं है, पहले था, जैसे डायनासोर पहले थे अब नहीं है। तो इस तरीके से उसने पूरी 9 कैटेगरी बना रखी है बच्चा। अब समझो हर कैटेगरी का मतलब क्या है इसमें। सबसे पहले है जो हमने बात करी थी एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो चुका है जो, उसको हमने क्या नाम दिया है, एक्सटिंक्ट के बारे में बात की हमने। तो कोई ज्ञात इंडिविजुअल शेष नहीं बचा, अब है ही नहीं, डायनासोर एग्जांपल है बेस्ट। सेकंड क्या कहता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, जंगलों में तो नहीं बचा, कहीं चिड़ियाघर वगैरह में उसको बचा के रखे गए, 2-4 बचे होंगे, तो केवल कैद में जीवित रहने के लिए जाना जाता है। कैद मतलब चिड़ियाघर, कैप्टिव है वो, कैप्टिव है, खुले जंगलों में नहीं मिल रहा भाई अब वो। ओके, फिर कहता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जंगलों में विलुप्त होने का अत्यधिक खतरा बना हुआ है, इनको ध्यान नहीं रखा तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ हो जाएंगे। जनसंख्या में कमी हो रही है, पिछले 10 सालों में 90% से ज्यादा पॉपुलेशन इनकी कम हो चुकी है, जनसंख्या का आकार 50 से कम बचा है। ओके, मात्रात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि उनके 10 वर्षों में कम से कम 50% जंगल में विलुप्त होने की संभावना है, समझे, और इसलिए इसे जंगल में विलुप्त होने से अत्यधिक उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। यहां आपने इसको ख्याल नहीं रखा, तो इसको ख्याल नहीं रखा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ हो जाएगा। फिर कुछ चिड़ियाघरों में और जो आप जहां पे भी आप इनको रखा हुआ है बस वहीं आपको ये मिलेंगे। फिर कहता है एंडेंजर्ड, इनको भी जंगल में विलुप्त होने का उच्च जोखिम है, लेकिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड से थोड़ा कम है। वल्नरेबल है, जंगल में खतरे का इनको भी जोखिम है। तो थ्रेटन्ड 3 कैटेगरी है बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूं, थ्रेटन्ड के अंदर 3 आता है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इन तीनों को ही हम थ्रेटन्ड कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं, बस याद रखना। इससे इधर की कहानी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ है, जंगल में बचा ही नहीं, उसके आगे क्या है, विलुप्ति हो चुका है ही नहीं। इससे पहले वाले क्या है, बस ध्यान नहीं रखा तो ये भी वल्नरेबल में, एंडेंजर्ड में या क्रिटिकली एंडेंजर्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर नियर थ्रेटन्ड मतलब खतरे के नजदीक है, अभी तो खतरा नहीं है, अगर आपने संरक्षण नहीं किया, अपनी गतिविधियों को नहीं रोका तो ये भी खतरे में पड़ सकते हैं, ये आ गया। फिर आया लीस्ट कंसर्न, अभी उतना जोखिम नहीं है, उतना टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, तो अधिक जोखिम वाली श्रेणी के अभी ये योग्य नहीं है, ये आ गया लीस्ट कंसर्न। फिर कहता है डेटा डेफिशिएंट, डेटा डेफिशिएंट का मतलब अभी आपके पास आकलन के लिए आपने कोई डेटा कलेक्शन नहीं किया। उसके बाद कहते हैं नॉट इवैल्यूएटेड, है ना, अभी हमने किसी भी मानदंड के अनुरूप उनका अध्ययन करने का नहीं सोचा, वो है नॉट इवैल्यूएटेड। तो ये 9 कैटेगरी आपको याद रखनी है बच्चा, 9 कैटेगरी, नॉट इवैल्यूएटेड, डेटा डेफिशिएंट हो गया बच्चा, लीस्ट कंसर्न हो गया,
नियर थ्रेटन्ड हो गया, फिर थ्रेटन्ड वाले 3 आ गए, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और फिर बाद में एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ और एक्सटिंक्ट। तो 9 कैटेगरी है बच्चा, 9 श्रेणियां है, 9 श्रेणियां है। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, नॉट इवेल्युएटेड, अभी हमने इवेल्युएट नहीं किया। दूसरी, हमारे पास डेटा नहीं है। तीसरे, लीस्ट कंसर्न है, अभी चिंता वाली बात नहीं है। चौथा, नियर थ्रेटन्ड है, खतरा नजदीक आ रहा है, होशियार, जागते रहो। ओके, फिर क्या कहता है, वो थ्रेटन्ड वाला आ जाएगा, थ्रेटन्ड आ जाएगा, और इस थ्रेटन्ड के अंदर 3 आएंगे, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, फिर थ्रेटन्ड के बाद क्या आया आपका, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, और फिर ये हो गया एक्सटिंक्ट। ये लो, ये है पूरी कहानी। 9 है, 9 की 9 श्रेणियां आप याद रखना। कोई बात घबराने वाली, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल आनंदित होके पढ़ो बच्चा, कोई भी समस्या नहीं है आपको। फिर बच्चा, कुछ स्पीसीज ना बड़ी शानदार होती है हमारे इकोसिस्टम के लिए, उनका होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो हर प्रजाति की एक कहानी है और हर कहानी का एक उद्देश्य है। प्रकृति के कुछ नायक होते हैं, कुछ हीरो है बच्चा नेचर के, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हीरो ऑफ द नेचर बोला जाता है ना। पारितंत्र में उनकी विशेष भूमिकाएं है। तो फिल्मों में नहीं बोलते हीरो क्या करता है, सब कुछ हीरो का होने का मतलब पिक्चर में दम है, समझ गए। तो ऐसे ही कुछ जीव है, अगर वो जंगल में है, उनके जंगल में होने का मतलब बड़ी बात है, जंगल में उनका संख्या कम होने का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है भैया, होशियार हो जाओ। तो कुछ हमने टर्म यूज करते हैं बच्चा, स्पीसीज को लेकर हम कुछ शब्दावलियां यूज करते हैं। जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा, फाउंडेशनल स्पीसीज होती है, फाउंडेशनल स्पीसीज यानी कि जो किसी भी इकोसिस्टम का फाउंडेशन बनाएगी। जैसे मैं कहूं प्रवाल पारितंत्र है, प्रवाल पारितंत्र समुद्र के अंदर, तो वहां क्या है, प्रवाल फाउंडेशन है, प्रवाल नहीं होंगे तो कोई होगा ही नहीं वहां पे। उष्णकटिबंधीय वर्षावन अपने आप में क्या है, बिल्कुल आधार निर्मित कर रहे हैं बच्चा वहां के, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है। तो कहते हैं ये प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख उत्पादकों के रूप में रोल प्ले करती है, प्रोड्यूसर है ये, और ये प्रचुरता और प्रभाव दोनों में मुख्य होती है। अगर ये प्रजातियां समाप्त होती है तो समझ जाओ कि वो पारितंत्र समाप्त हो जाएगा। ये फाउंडेशन बनाती है, प्रोड्यूसर है बच्चा। जैसे समुद्री पारितंत्र के अंदर आप देख लो, कोरल रीफ हो गए, इधर कैल्प वन हो गए, फाउंडेशनल स्पीसीज है। सेकंड कहता है, कई बार आपने नाम सुना होगा कीस्टोन स्पीसीज, है ना, कीस्टोन स्पीसीज। कहते हैं अगर ये कीस्टोन स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है, अगर किसी इकोसिस्टम से ये समाप्त हो जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है बच्चा। वह प्रजाति है वह प्रजाति जिसका पारितंत्र में जुड़ना या खो जाना अन्य प्रजातियों के अस्तित्व में परिवर्तन लेके आ जाता है। और यदि कीस्टोन प्रजाति विलुप्त हो जाएगी तो वो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये शीर्ष स्तर के शिकारी होते हैं, इसमें शेर आ जाता है, कहीं पे बाघ है, कहीं पे हाथी है, कहीं पे मगरमच्छ है। ये कीस वास्तुकार है बच्चा, है ना, आर्किटेक्ट है आपके इकोसिस्टम के, इनका होना जरूरी है वहां पे, कीस्टोन है ये। फिर कहता है, आपने सुना होगा इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेट का मतलब कुछ भी परिवर्तन आ रहा है, तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे कई बार बोलते ना, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, ट्रॉपिकल साइक्लोन अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो कुछ भी गड़बड़ होता है तो अलार्म बज जाता है, तो ये बिल्कुल वही है। तो इंडिकेटर स्पीसीज क्या है, प्रकृति की वार्निंग सिस्टम का हिस्सा है ये। ओके, तो इनकी उपस्थिति
इनकी अनुपस्थिति या इनका प्रचुरता में होना उस क्षेत्र के पर्यावरण को दर्शाता है। तो कहता है ये अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म के रूप में काम करते हैं, क्योंकि पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। कुछ भी गड़बड़ होती है एकदम से इंडिकेट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनको सेंटिनेल स्पीसीज भी कहते हैं। सेंटिनेल स्पीसीज, जैसे कहीं पे मेंढक का या फिश है किसी इकोसिस्टम के अंदर, ये क्या है बच्चा? इंडिकेटर स्पीसीज है। इनकी संख्या में बदलाव आने का मतलब वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है, अननेचुरल है, नहीं होना चाहिए था। दिस इज अबाउट इंडिकेटर स्पीसीज। नेक्स्ट आया हमारा बच्चा एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक मतलब वो वहीं मिलती है, मूल निवासी है वहां की, कहीं बाहर से नहीं आई, एलियन नहीं है, नेचुरली मिल रही है वहां पे, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के मूल निवासी है। जैसे इंडिया में आप देख लो बच्चा, यहाँ पे लायन टेल मकाऊ मिलता है, नीलगिरी ताहर मिलती है वेस्टर्न घाट के अंदर। ओके, यहाँ पे आप देख लो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप पेंडा देखते हो। उसके बाद आप फ्लाइंग स्क्वेरल के बारे में देख लो, उड़न गिलहरी के, ये क्या है? एंडेमिक है। तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होती है जो उस क्षेत्र की स्थानिक है, कहीं बाहर से नहीं आई। हिस्ट्री में भी पढ़ते हो ना आप, है ना, भारत फला पौधे का मूल स्थान है, चाय कहाँ से लेके आए हम, कहवा कहाँ से लेके आए, रबड़ का प्लांट कहाँ से लेके आए, हमारे यहाँ का एंडेमिक है या कहीं बाहर से आया। समझ रहे हो? ये वही है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। लोकल्स होते हैं ये वहां के, लोकल्स, लोकलाइट। फिर कहते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। आपने सुना होगा ना कि भैया टाइगर एक फ्लैगशिप स्पीसीज है, एलिफेंट फ्लैगशिप स्पीसीज है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है बच्चा? ये जब सरकार, भाई हमें पता चल गया बहुत सारी स्पीसीज है, उनको अगर कोई खतरा है तो हम जागरूकता कार्यक्रम का चलाएंगे, और जागरूकता कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी स्पीसीज को पकड़ते हैं जिसको हम उस अभियान का चेहरा बना देते हैं। कई बार होता है ना, भाई तुम्हारा नेता कौन है, कोई आंदोलन हो रहा है, रैली हो रही है, सरकार भी पूछेगी ना, धरना दे रहा है, अरे भाई नेता कौन है तुम्हारा, बुलाओ, चेहरा कौन है तुम्हारा। तो ये पर्यावरणीय अभियानों के चेहरे के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनका क्योंकि महत्व होता है इसलिए हम इनको चुनते भी है। तो ये प्रजातियां किसी पर्यावरणीय उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी जाती है। इनका चयन इनकी संवेदनशीलता के आधार पर, आकर्षण या विशिष्टता के आधार पर किया जाता है, ताकि जनता का समर्थन प्राप्त किया जा सके। दीज आर फ्लैगशिप स्पीसीज। पर्यावरणीय अभियान का चेहरा होती है ये स्पीसीज, इसलिए हम इनको बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। समझ रहे हो? कीस्टोन स्पीसीज आपने समझा, फाउंडेशनल स्पीसीज आपने समझा, एंडेमिक स्पीसीज की बात कर ली हमने, फ्लैगशिप स्पीसीज की बात की हमने। उसके बाद में दिखाता हूं आपको अम्ब्रेला। अम्ब्रेला है ना, मेरी छतरी के नीचे आ जा, आ गया भाई साहब। कहते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब कि अगर आपने इस स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर लिया, तो इस स्पीसीज के प्रोटेक्शन का मतलब है वहां पे रहने वाली बहुत सारी और प्रजातियों का संरक्षण हो गया। तो इनका चयन पूरे पारितंत्र के संरक्षण के लिए किया जाता है। अगर आपने जंगल के अंदर टाइगर को बचा लिया, हिरण भी बच जाएगा, लेपर्ड भी बच जाएगा, है ना, जंगली सुअर भी बच जाएंगे, जंगली कुत्ते भी बच जाएंगे, लकड़भग्गे भी बच जाएंगे, सब। तो जंगल में बाघों को बचाने का प्रयास वहां की अन्य प्रजातियों को भी बचा लेगा, ये कहता है ये। इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज है, द प्रोटेक्टर है ये, रक्षक होते हैं बच्चा ये उस पारितंत्र के। तो देख लो इस इमेज में भी दिखा रखा है, ये बच गया तो लेपर्ड भी बच गया, जंगली सुअर भी बच गया, खरगोश भी बच गए, हिरण भी बच गए, सब बच जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो। फिर एक नायक अनेक भूमिकाएं। कुछ ऐसी स्पीसीज होती है वो सिंगल स्पीसीज मल्टीपल रोल प्ले करती है। जैसे हम बात कर रहे हैं टाइगर की, तो टाइगर बच्चा ये कीस्टोन स्पीसीज है, शीर्ष शिकारी है, वहां पे बाकी सारे जीवों की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखेगा। कीस्टोन है ना, आर्किटेक्ट थे ये, इनका होना ना होना उस इकोसिस्टम का कोलैप्स माना जाता है। तो टाइगर क्या है? एक कीस्टोन स्पीसीज भी है। टाइगर क्या है? हम पर्यावरणीय अभियानों के लिए और उस परितंत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए ये क्या करता है बच्चा? एक फ्लैगशिप स्पीसीज के रूप में भी काम कर रहा है। तीसरा है बच्चा अम्ब्रेला स्पीसीज के रूप में भी काम कर रहा है, क्योंकि इसको बचाने से पूरा इकोसिस्टम बच जाएगा वहां का।
ठीक है, इसलिए आपके लिए कुछ डायग्राम्स के जरिए आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पे, ताकि आपके दिमाग में मामला सेट बैठ जाए। ओके, हम देखते हैं ना, आपके घर में भी होगा ना एक ऐसा बंदा, अरे भाई ये घर के लिए बहुत जरूरी है, ये आदमी, इस आदमी का होना इस घर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो परिवार का फाउंडेशन होता है वो आदमी, परिवार का सिर्फ फाउंडेशन नहीं होता, परिवार का प्रोटेक्टर भी होता है वो, होता है नहीं, और पूरे परिवार की शान और पहचान भी होता है वो आदमी। बोलो आपके घर में कौन है वो ऐसा, कमेंट सेक्शन में लिख के देना। सेम ऐसा जंगल में कौन है, टाइगर, तभी बोलते हैं टाइगर जिंदा है। ठीक है, वो सलमान खान की मूवी है ना, टाइगर जिंदा है, टाइगर क्यों जिंदा, उसने क्यों नहीं बोला एलिफेंट जिंदा है, बोल देता, नहीं बोला उसने। लेपर्ड जिंदा है ये तो नहीं बोला, पैंथर जिंदा है ये भी नहीं बोला, ने बोला टाइगर जिंदा है। टाइगर होने का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ये कीस्टोन स्पीसीज है, फ्लैगशिप स्पीसीज है, अम्ब्रेला स्पीसीज है। बताओ बच्चों, बात आ रही है समझ में। फिर कई बार आपने नाम सुना होगा आक्रामक विदेशी प्रजातियां, एलियन स्पीसीज होती है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IAS, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। क्या होती है बच्चा, कुछ स्पीसीज ऐसा ना घुसपैठिए नहीं होते, घुसपैठिए घुस जाते हैं, या तो जानबूझ के घुसाए जाते हैं, या नेचुरली आ जाए, वो इंट्रोडक्शन हो जाए, वो उस पारितंत्र के है ही नहीं। तुम तो ठहरे परदेसी, है ना, परदेसी है, वहां के है ही नहीं, साथ क्या निभाओगे। अब वो इकोसिस्टम के है ही नहीं, तो क्यों सोचेगी उस इकोसिस्टम के बारे में। तो आक्रामक विदेशी प्रजातियां क्या है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, जिसे जानबूझकर या अनजाने में किसी क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया है, और एक बार अगर है ना ये उस इकोसिस्टम के अंदर घुस जाए, क्योंकि वहां की नहीं है, लोकल्स नहीं है, उनके बारे में नहीं सोचेगी। अंग्रेज आए थे इस देश के अंदर, क्या सोचा इंडियंस के बारे में, क्यों सोचते, इस देश के थे ही नहीं, कोई लगाव नहीं था, इस मिट्टी के नहीं थे, सिर्फ लूटना चाहते थे। तो ये भी कैसी होती है, स्पीसीज आ जाती है तो बस इनको लगता है इकोसिस्टम हमारा है। एक बार पेश किए जाने के बाद इतना तेजी से मल्टी है ना, मल्टीप्लाई होती है बच्चा, ये मल्टीप्लाई है ना, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, तेजी से मल्टीप्लाई होती है कि वे क्षेत्र के स्थानीय आवास को, स्थानीय प्रजातियों को, सबको बोलती जाओ यहां से, है ना। जैसे लेंटाना कैमरा लगातार न्यूज़पेपर में आप सुनते होंगे, वाटर हयासिंथ है, यूकेलिप्टिस है, फॉल आर्मी वॉर्म है, ये सब क्या है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है बच्चा। एक बार आ जाती है तो फिर क्या करती है, उस इकोसिस्टम के पूरे कैरेक्टर को चेंज करना शुरू कर देती है। तो ये हुआ हमारा बायोडाइवर्सिटी का बच्चा पार्ट नंबर 1, है ना, पार्ट नंबर 1 कर लिया हमने बायोडाइवर्सिटी का। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी पे कुछ आगे बढ़ेंगे, आगे की बातें करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।